चैप्टर 31। एक अनचाहा लेकिन शानदार तोहफा। घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था जब एकदम से एक धमाकेदार खबर आई। शेंग यांग की मैथ्स की टेस्ट शीट घर पहुंच चुकी थी और उस पर लिखा हुआ नाम देखकर कांग वेझेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। शेंग यांग, उनकी अपनी यांग यांग। और फिर हुआ धमाका। ओ मम्मी, यही तो मैं आपको बताने वाला था। शेंग यूशी तो जैसे फट पड़ा। मेरे एक जानने वाले ने बताया कि दीदी को मैथ्स टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। वो पूरी क्लास में पहली रैंक पर आई है। इतना सुनते ही कांग वेझेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने झट से शेंग यूशी के माथे पर एक हल्की सी चपत मारी। इतनी बड़ी बात थी और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शेंग यूशी बेचारा बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मम्मी, आपने ही तो कहा था। चुप हो जा। कांग वेझेन एक पल को चुप रह गई। कुछ बोल ही नहीं पाई। अब वो टेस्ट पेपर को घूर रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर अविश्वास का भाव, होंठ कांपते हुए। ये सपना तो नहीं है ना? शेंग यांग ने बड़ी ठंडी और शांत आवाज में कहा। सपना नहीं है मम्मी, ये सब रियल है। शेंग यूशी ने तो इतनी जोर से सिर हिलाया जैसे अगर ज्यादा हिलता तो गर्दन ही टूट जाती। अब कांग वेझेन जैसे झटका खाकर होश में आई। यांग यांग, ये सब कैसे किया तुमने? इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? शेंग यांग ने बड़ी सादगी से कहा, बस ऐसे ही। टाइम मिलने पर किताबें पढ़ लीं। पर तुम तो बैलुआन गांव में थी ना? शेंग यांग ने हल्के से मुस्कुराकर समझाया। हाँ, लेकिन इंटरनेट से किताबें मंगवा लेती थी। और दादी, ग्रैनी लियू, भी मुझे किताबें दिलवाने में बहुत सपोर्ट करती थी। दादी लियू को पढ़ाई की बहुत कद्र थी। वो खुद बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाईं, इसलिए शेंग यांग के लिए हमेशा तैयार रहती थी कि जो चाहिए दिला दें। पर शेंग यांग भी समझदार थी। वो बहुत खर्च नहीं करती थी। जरूरत भर की 1 से 2 किताबें दादी से दिलवाती और बाकी पैसे खुद कमाकर किताबें खरीदती थी। वो मेहनती थी, लेकिन टाइम भी अच्छे से मैनेज करती थी। कांग वेझेन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। कितना गर्व होता है तुझ पर। तू तो सच में मेरे काबिल बेटी है। अब तक जो अफसोस था उनके दिल में कि उन्होंने बेटी की परवरिश में हिस्सेदारी नहीं ली, अच्छा माहौल नहीं दे पाई, वो कहीं न कहीं थोड़ा हल्का हो गया था। यांग यांग भाग्यशाली थी। उन्होंने सोचा, उसे एक अच्छी दादी मिली जिन्होंने कठिन हालातों के बावजूद उसे प्यार दिया, और आज वो इतनी टैलेंटेड, प्यारी और समझदार बनी है। अब कोई मेरी बेटी को नीचा नहीं दिखा सकता। इधर शेंग यूशी ने तो फटाफट मोबाइल निकाला और अपने सेकंड ब्रदर को मैसेज भेज दिया। सेकंड ब्रदर, यांग यांग ने मैथ्स में पूरे नंबर लिए हैं। पूरी क्लास में टॉप किया। शेंग हाजिंग का रिप्लाई आया, वाओ, जबरदस्त। उसे मेरी तरफ से बधाई देना, लेकिन ये भी कहना कि ज्यादा स्ट्रेस मत ले और अपना ख्याल रखे। उनका लहजा बहुत ही प्यार भरा और ध्यान रखने वाला था। शेंग यूशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल। अब घर का पूरा माहौल एकदम बदल गया था। सबके चेहरे पर खुशी थी। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी हैरान थे। मैडम को इतने खुश तो पहली बार देखा। कांग वेझेन ने तो एकदम से अपने पति को फोन लगाया और ये खुशखबरी दी। फोन पर दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई नया जोड़ा हो जो अभी अभी प्यार में पड़ा हो। शेंग यू ने फौरन ऐलान कर दिया, मेरी बेटी की कामयाबी पर मैं अपने सारे स्टाफ की सैलरी में 1000 युआन बढ़ाऊंगा। सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी कितनी जबरदस्त है। लेकिन इसी बीच जमीन लाइन की घंटी बजी। कांग वेझेन खुशखुशी उस फोन की तरफ लपकीं। बिना नंबर देखे रिसीवर उठाया और बोली, हेलो। आवाज में इतनी खुशी थी जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ थी मैडम शेंग, जो पिछली बार की बातचीत में नाराज होकर फोन काट चुकी थी। उन्हें बहुत बुरा लगा था कि कांग वेझेन ने उन्हें कॉल तक नहीं किया माफी मांगने के लिए, और अब उन्होंने सोच लिया था कि बहू को सबक सिखाना है। लेकिन जैसे ही पता चला कि शेंग यांग ने अभी अभी मैथ्स टेस्ट दिया है,
उन्हें मौका दिखा। अब तो मैं आसानी से वेइझेन को मना लूंगी कि वो अपनी नाक कटवाने वाली बेटी को यान सिटी हाई स्कूल से हटा ले। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक बार यांग को स्कूल से हटा दिया जाए तो हमारी फैमिली की इज्जत बच जाएगी। पर कांग वेइझेन तो बहुत अच्छे मूड में थी। हाय मॉम, उन्होंने एकदम चहकते हुए जवाब दिया। मैडम शेंग चौंकी। ये इतनी खुश क्यों है? उन्होंने सोचा, पिछली बार की बात को जैसे भूल ही गई है, अब तो ये और बिगड़ती जा रही है। फिर मैडम शेंग ने सीधा मुद्दा उठाया। वो जो मैंने तुमसे कहा था, उस पर सोचा? क्या कहा था? वेइझेन ने मासूमियत से पूछा। शेंग यांग को स्कूल से निकाल दो। यान सिटी हाई स्कूल उसके लायक नहीं है। पास में बैठी जियांग शिन यी मैडम शेंग की मसाज कर रही थी और देख रही थी कि वो अंदर से कितनी गुस्से में है। पर कांग वेइझेन शांत थी। ऐसा क्यों करूं मैं? क्यों? उसने इतना घटिया स्कोर किया और तुम कह रही हो क्यों? हमारी शेंग फैमिली की इज्जत का सवाल है। अब तो कांग वेइझेन की मुस्कुराहट में हल्की तीखी चिंगारी आ गई। माँ जी, सबसे पहली बात, मेरी कांग फैमिली भी शेंग फैमिली से कम नहीं है और मेरे मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, वेइझेन ने चारों तरफ देखा और जब पक्का हो गया कि यांग ऊपर पढ़ने चली गई है, तब उन्होंने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, आपको किसने कहा कि मेरी बेटी ने घटिया स्कोर किया? मैडम शेंग भड़क गई। तुम बस उसे खास समझती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उसकी कर्जदार हो। लेकिन बाकी लोग तो उसे मजाक बना रहे हैं। अब कांग वेइझेन का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में एक एक शब्द को चबाकर कहा, जो भी मेरी बेटी का मजाक बनाएगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब मैडम शेंग थोड़ी डर गईं। उनका लहजा थोड़ा नरम हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो मैं कैसे रोकूं? कांग वेइझेन हंसी। हाँ, मैं उसे खजाना इसलिए नहीं मानती, वो सच में एक खजाना है और कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। अब तो मैडम शेंग ने ठहाका मारा। सुन लो, मेरे लिए तो सिर्फ शेंग युए ही असली पोती है। उसी वक्त शेंग युए घर लौट आई। जैसे ही उसने ये सुना, उसका चेहरा उतर गया। मैडम शेंग ने मौका देखा और कहा, युए, आ गई तू सही टाइम पर। तुम्हारी आंटी तो शायद शर्म से शेंग यांग के मार्क्स नहीं बता पा रही। तू ही बता दे, क्या स्कोर आया उस लड़की का? शेंग युए ने नजरें फेर लीं। पास बैठी जियांग शिन यी ने भी सिर हिलाकर इशारा किया कि बोलो। मैडम शेंग ने तो स्पीकर भी ऑन कर दिया ताकि सबके सामने कांग वेइझेन की बेइज्जती हो सके। बोलो बेटा, शेंग युए, बताओ सबको। कांग वेइझेन ने एकदम ठंडी लेकिन सधे हुए लहजे में कहा, चैप्टर 32। तुमने मुझे बहुत निराश किया। पिछला सीन जहां छूटा था, वहीं से शुरुआत करते हैं। मैडम शेंग ने शेंग युए से जब पूछा कि बताओ शेंग यांग ने क्या स्कोर किया, तो शेंग युए की हालत ऐसी हो गई जैसे गले पर किसी ने चाकू रख दिया हो। वो कांप रही थी, आंखों में डर, चेहरे पर घबराहट। उसे बिल्कुल मन नहीं था सच बोलने का, लेकिन अब तो सबकी नजरों के बीच थी। छुपा भी तो कैसे? वो धीरे से मुड़ी और बहुत ही अनिच्छा से, दबे हुए गले से बोली, शेंग यांग को पूरे 150 अंक मिले हैं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा माहौल ठहर गया। मैडम शेंग पहले तो अवाक रह गई, फिर झट से बोली, ओह, शायद पेपर बहुत आसान रहा होगा, तभी तो फुल मार्क्स आ गए। अच्छा शेंग युए, तुम्हारे भी तो 150 ही आए होंगे, है ना? लेकिन शेंग युए चुप रही। कांग वेइझेन ने वहीं पर एक झटका दिया। सॉरी मॉम, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए हैं, और वो यांग है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो अपने महजोंग वाले दोस्तों से पूछ लीजिए, वही बता देंगे। और इतना कहकर उन्होंने झट से फोन काट दिया, पिछली बार से भी तेजी से। मैडम शेंग तो अभी तक शॉक में थीं। फोन के कटते ही जैसे उनका पारा एकदम हाई हो गया। कांग वेइझेन, इस औरत की इतनी हिम्मत! उन्होंने बड़बड़ाते हुए गालियां दी, लेकिन फिर अचानक चुप हो गई क्योंकि सामने शेंग युए खड़ी थी। अब उनका गुस्सा दूसरी दिशा में मुड़ गया।
तुम्हारे कितने नंबर आए? पास खड़ी जियांग शिन यी को भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या शेंग युए उस बेकार शेंग यांग से हार गई? शेंग युए, वही लड़की जिसके लिए उन्होंने हमेशा सपने देखे थे, सबसे अच्छी पढ़ाई दिलवाई थी, आज उसी ने ऐसा कर दिया? कितनी निराशा की बात है। शेंग युए ने होंठ भींचे, जवाब देने का बिल्कुल मन नहीं था। मैडम शेंग अब बौखला गईं। बोलो। शेंग युए की आंखों में आंसू भर आए। आज तक उसे कभी किसी ने डांटा नहीं था, उसे तो सबने सर पर बैठाया था। आज पहली बार, और वो भी ऐसे। उसे लग रहा था ये सब शेंग यांग की गलती है। उसने पहले भी कम नंबर लाए थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब यांग के आते ही सब बदल गया था। शेंग युए ने धीरे से बोला, 138। अब तो मैडम शेंग का खून खौल उठा। उनके माथे की नसें उभर आईं। उन्होंने शेंग युए के कंधे को कसकर पकड़ा और झटकते हुए बोली, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब उन्हें समझ आ रहा था कि कांग वेझेन क्यों इतनी कॉन्फिडेंट थी। पास से जियांग शिन यी ने पूछा, माँ, आपने तो कहा था कि आज डिनर हमारे साथ करेंगी? मैडम शेंग तो गुस्से से उबल रही थी। नहीं, अब मूड ही नहीं है खाने का। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गईं। अब जियांग शिन यी ने भी शेंग युए की तरफ देखा। चेहरे की सारी मुस्कान गायब। कड़वे लहजे में बोली, तुमने तो सच में मुझे शर्मिंदा कर दिया। शेंग युए की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यांग से नफरत हो रही थी। ये सब उसी की वजह से हुआ। वो तो अभी कुछ ही दिन पहले आई है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी पास के दरवाजे से एक आवाज आई, तुम्हारा स्कोर भी बुरा नहीं है। एक सफेद सूट में लहराते बालों के साथ दीवार से टेक लगाए शेंग ताई खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली बेपरवाह सी हंसी, एकदम फिल्मी स्टाइल में। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे खड़ा रहने की भी परवाह नहीं, बस जरा टेक ले ली। वैसे वो शेंग यू जैसा नहीं था। भले ही दोनों भाई थे, लेकिन एक सीरियस बिजनेसमैन, दूसरा लापरवाह आशिक टाइप। पर शेंग युए और जियांग शिन यी को उसकी बात बिल्कुल भी नहीं भाई। जियांग शिन यी तो उसे इग्नोर करके सीधे ऊपर चली गई। शेंग युए नीचे अकेली खड़ी थी, रोती रही। शेंग ताई ने कुछ नहीं कहा, कपड़े बदले और निकलने की तैयारी में लग गया। वो तो जैसे इस घर में सिर्फ एक परछाई हो, आता है, जाता है, पर रहता नहीं। और तब शेंग युए की आवाज टूटी और भरी हुई आंखों से वो बोली, डैड। वो पास आई, उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठी, आप कभी मेरी परवाह क्यों नहीं करते? उसके मन में कई सवाल थे। उसने देखा था कि दूसरों के पापा कैसे होते हैं। लू शू के डैड तो उसके लिए ट्यूटर रखते हैं। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, पर आपने तो साल भर में 10 बार भी मुझसे मुलाकात नहीं की। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है एक टूटे हुए दिल, एक बिखरे परिवार और एक बेपरवाह रिश्ते के बीच। चैप्टर 33, एक मोहरे जैसा इंसान। शेंग युए के दिल में आज बहुत सारे सवाल थे। पूरा महीना निकलने वाला था और ये पहली बार था जब उसके डैड ने उससे बात की थी। उन्होंने कहा था, तुम्हारा स्कोर भी बुरा नहीं है। पर उसे समझ ही नहीं आया कि ये सच में तारीफ थी या बस ताना। शेंग ताई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए मुस्कुराया। अच्छा सवाल है। लेकिन वो झट से शेंग युए को कंधों से घुमाकर सामने की ओर कर देता है और कहता है, ये सवाल तो अपनी मम्मी से पूछो। उधर शेंग यांग अपने कमरे में थी। और क्या कर रही थी? कोई आम लड़की होती तो शायद गाने सुन रही होती या मेकअप कर रही होती, लेकिन शेंग यांग पढ़ रही थी, वो भी बील साइफर जैसी जटिल कोड भाषा। ये मॉर्स कोड से भी ज्यादा मुश्किल, और अब तक कोई इसे पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। पर शेंग यांग को ऐसे रहस्यमय और कठिन चीजों से बहुत लगाव था। उसके लिए ये खेल जैसा था, जितना मुश्किल उतना दिलचस्प। बील साइफर में गिनतियों का ऐसा जाल होता है जो किसी का भी सिर घुमा दे, लेकिन शेंग यांग के लिए ये एक पजल थी जिसे वो हल करके ही दम लेगी।
वो अपने ही दिमाग में उलझी हुई थी कि अचानक उसे खिड़की से कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसकी नजरें एकदम चौंककर खिड़की की तरफ गईं। सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे और बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। सब कुछ एकदम शांत, लेकिन कुछ तो अजीब था। ये मेरा भ्रम है? उसने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया और तभी एक परछाई उसकी तरफ झपटी। शेंग यांग बिजली की तरह एक साइड को हटी, लेकिन अगली ही पल उसे किसी ने दीवार के पास दबोच लिया। अब वो एकदम आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी थी, एक रहस्यमय, खूबसूरत लेकिन खतरनाक इंसान के। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे रात का समुंदर, और उनमें सितारों जैसा चमक था। उसने धीरे से अपनी उंगली होठों पर रखी और कहा, "श्श।" शेंग यांग चुपचाप उसे देखती रही। ये पहली बार नहीं था। वो इस अजनबी को पहचानती थी। वो आदमी किसी जहन्नुम के फूल जैसा था, मोहक लेकिन जहरीला। और तभी बहुत हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई दबे पाव पास आ रहा हो। अब खतरा बहुत करीब था। वो आदमी दीवार पर हाथ रखकर शेंग यांग को नजदीक से देख रहा था। दृश्य रोमांटिक भी लग सकता था, लेकिन शेंग यांग की आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस सतर्कता और ठंडापन। वो एकदम शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थी। अब की बार कोई रहम नहीं करूंगी, उसने तय कर लिया था। तभी उस आदमी ने उसकी बंधी हुई मुट्ठी की ओर देखा, फिर ऊपर उसकी आंखों में झांका और एक मंद, दिल चुराने वाली आवाज में बोला, "मत घबरा, मैं यहाँ हूँ।" शेंग यांग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो अब भी डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां देखने में छोटी छोटी और मासूम लग रही थी, जैसे गोल गोल बंस, लेकिन उनमें छुपी थी तेज धार जैसी खतरनाक ताकत। वो आदमी मुस्कुराया। वो जानता था शेंग यांग किसी पर भरोसा नहीं करती, सिवाय अपने आप के। लेकिन उसे ऐसी शेंग यांग बहुत प्यारी लगती थी। उसकी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखें और भी चमकने लगीं। वो सचमुच मोहक था, जैसे कोई सपना। तभी बाहर से एक गिरने की आवाज आई, और उसके बाद गाओ फेंग की ठंडी सी आवाज, "मास्टर, काम हो गया। माफ करना, देर हो गई।" वो एक बेहोश हत्यारे को उठाए हुए था। "हाँ, तुम लेट थे," उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा क्रूरता नहीं थी। गाओ फेंग चुपचाप निकल गया, पीछे मुड़कर देखा और मन में कहा, "वाह मास्टर, खतरे के वक्त भी रोमांस करना नहीं भूले।" सच में, वो हत्यारे का इस्तेमाल करके लड़की से मिलने आया था। अब जब खतरा टल चुका था, वो आदमी सीधा खड़ा हुआ, और शेंग यांग भी। उसने एक बार उसके कमरे को देखा। जैसा सोचा था, वैसा ही था। किताबों से भरा कमरा, एक ग्लोब, पढ़ने के सारे टूल्स, लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं जो आम लड़कियों को पसंद होती है। ना गहने, ना फैंसी कपड़े। लेकिन कमाल ये था कि शेंग यांग किसी भी कपड़े में सुंदर लगती थी। आज उसने पहना था एक ऑफ वाइट पफ स्लीव वाली शर्ट और ब्लैक ट्यूल की प्लीटेड स्कर्ट। एकदम स्वर्ग से उतरी परी जैसी लग रही थी। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन बेहद प्यारे। बालों का जूड़ा ऊपर बना था, जो उसे एकदम एलिगेंट और शालीन लुक दे रहा था। और इस रहस्यमय रात की मुलाकात यहीं थमती है, जहां इमोशंस है, थ्रिल है, और एक ऐसा अजनबी जो कभी दुश्मन, कभी रक्षक लगता है। चैप्टर 34। आसमान से गिरी बिजली। "मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही हैं, तो मैंने भी एप्लीकेशन दे दी," यी जुनचेंग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लेकिन उसके लहजे में कुछ और ही बात छुपी थी। "आंटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है।" शेंग यांग ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसने उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स देखी थी जो ट्यूटर के लिए आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लायक नहीं था। पर अगर बात यी जुनचेंग की हो, तो मामला अलग हो सकता था। मगर एक बात उसे समझ नहीं आई, उसकी मम्मी ने यी जुनचेंग को क्यों मना कर दिया? हालांकि यी जुनचेंग के सामने वो ये बात नहीं कह सकती थी। असल में उसे हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
वो लगभग सब कुछ समझ चुकी थी। अब किसी ट्यूटर को बुलाना टाइम वेस्ट ही होता। उसी वक्त यी जुनचेंग की नज़र उसकी खूबसूरत सी शक्ल से फिसलकर टेबल पर खुले बुक पर जा टिकी और उसने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, मुझे इन कोड्स के बारे में थोड़ा पता है। सच में? शेंग यांग की आंखें चमक उठीं, चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। यी जुनचेंग ने अपना गाल एक हाथ से टेका और थोड़ा बनावटी सी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या अब मैं तुम्हारा ट्यूटर बनने लायक हूँ? बिल्कुल, शेंग यांग ने तेजी से सिर हिलाया। इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कोई छोटा सा खरगोश हो। यी जुनचेंग का दिल किया उसके सिर पर हाथ फेर दे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने खुजला रहे हाथ को बुक पर रख दिया। चलो, यहाँ देखो। वो कुछ नंबर और इंग्लिश वर्ड्स बोलने लगा क्योंकि बील साइफर्स विदेश से आए थे। उसकी लंदन एक्सेंट इतनी प्यारी लग रही थी कि हर सिलेबल जैसे हवा में डांस कर रहा हो। लेकिन शेंग यांग पूरी तन्मयता से सुन रही थी। उसकी हल्की अंबर रंग की आंखें एकदम शांत थी, जैसे कोई मासूम बिल्ली। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। शेंग यांग किताब के नंबरों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी एक काली रेशमी लट उसकी सफेद गर्दन पर गिर रही थी। एकदम कंट्रास्ट सा लग रहा था। वो अभी अभी नहाकर आई थी। उसके शरीर से हल्की फूलों जैसी खुशबू आ रही थी, कोई बहुत तेज परफ्यूम जैसी नहीं, बल्कि एक लंबा टिकने वाली, नरम और लड़की वाली खुशबू। यी जुनचेंग के सामने से उसके गुलाबी होंठ साफ दिख रहे थे, ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट। उसे देखते ही उसका एडम्स एप्पल हिल गया। तुम रुक क्यों गए? शेंग यांग ने मुड़कर पूछा। उनकी नजरें मिलीं। उसकी आंखें इतनी साफ और चेहरा इतना मासूम था कि यी जुनचेंग को उम्मीद थी कि वो थोड़ी सी शर्मा जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यी जुनचेंग थोड़ा चिढ़ गया। छोटी सी चीज, मेरा दिल हिला दिया और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा? उसने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शेंग यांग ने बड़े ठंडे लहजे में कहा, अच्छे लगते हो, लेकिन ये कोट्स मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। यी जुनचेंग ने गहरी सांस ली और फिर से साइफर समझाने लगा। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट नाश्ता सजा हुआ था। शेंग यूशी धीरे धीरे मिल्क पी रहा था। जब से उसने अपने सेकंड ब्रदर से बात की थी, वो घर ज्यादा आने लगा था। शेंग यांग ने अचानक माँ की तरफ देखा और कहा, मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हूँ? कांग वेइझेन ने उसके लिए स्टेक काटते हुए प्यार से मुस्कराकर कहा, बेटा, इतनी औपचारिक मत बनो। जब तक कुछ गैरकानूनी नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम आसमान का कोई तारा भी चाहो, तो मैं उसका नाम तुम्हारे नाम पर खरीद लूंगी। इतना ड्रामा नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। आप हाँ कह चुकी है, तो ठीक है। शेंग यांग ने अपने हाथ में पकड़ी स्कॉन को खाते हुए कहा। कांग वेइझेन ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है यांग यांग? मैं यी जुनचेंग को अपना ट्यूटर बनाना चाहती हूँ। चैप्टर 35। अब एक छोटा चेला भी मिल गया। मैं यी जुनचेंग को अपना ट्यूटर रखना चाहती हूँ। शेंग यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये बात कही। ये सुनते ही जैसे बिजली कड़की हो, कांग वेइझेन पूरी तरह सन्न रह गई। कुछ पल तक तो वो बिना कुछ कहे बैठीन रहीं, फिर जैसे तैसे मुस्कुराते हुए बोली, पर क्यों उसी को? शेंग यांग ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि बस वही इस लायक है। फिर उसने अपनी माँ की तरफ एक नज़र डाली। अगर माँ मना कर देती तो वो ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि सच कहें तो यी जुनचेंग के अलावा बाकी सब लोग उसके लेवल के नहीं थे। वो खुद भी बील साइफर जैसी चीजें अकेले समझ सकती थी, बस थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता। लेकिन अगर यी जुनचेंग पढ़ाए तो वो उससे चर्चा कर सकती थी, डाउट क्लियर कर सकती थी, जिससे सीखने की रफ्तार दोगुनी हो जाती। और पिछली रात जब दोनों ने बील साइफर पर बात की थी, तब शेंग यांग को एहसास हुआ कि यी जुनचेंग वाकई बहुत समझदार है। वो उन बारीक बातों को भी पकड़ लेता है जो दूसरों की समझ से बाहर होती है। कांग वेइझेन ने सिर झुका लिया और सोचने लगी। असल में उन्होंने यी जुनचेंग का पहले रिजेक्शन इसलिए किया था ताकि वो पहले उसे अच्छे से समझ सकें। लेकिन अब बात अलग थी।
अब उनकी बेटी खुद उसे ट्यूटर बनाना चाहती थी, और ये बात वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कौन? शेंग यूशी ने बीच में पूछा। उसे समझ ही नहीं आया माम बेटी के बीच किसकी बात हो रही है। अब शेंग यांग के सामने कांग वेइझिन उसे कुछ ज्यादा बता नहीं सकती थी, तो उन्होंने बात वहीं छोड़ दी। लेकिन जब शेंग यांग स्कूल चली गई तो शेंग यूशी फिर पीछे पड़ा। ये यी जनचेंग कौन है? दीदी को ट्यूटर क्यों चाहिए? क्या वो भूल गई कि घर में मैं भी हूँ? वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, जैसे ईर्ष्या से जल रहा हो। कांग वेइझिन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। सच तो ये था कि शेंग यूशी की पढ़ाई बुरी नहीं थी, लेकिन वो नेशनल लेवल का टॉपर नहीं था। जबकि यी जनचेंग, वो तो उसके बड़े दोनों बेटों से भी ज्यादा तेज था। वो वर्सेटाइल था, हर चीज में माहिर। इसलिए यांगयांग के लिए वही सबसे बेहतर था। इसलिए उन्होंने शेंग यूशी के सवाल का आधा ही जवाब दिया। यी जनचेंग हमारा नया पड़ोसी है और वो पहले से ही तुम्हारी बहन को जानता है, और अब जब यांगयांग ने खुद उसे चुना है तो हम मान लेते हैं। फिर उन्होंने शेंग यूशी को एक बार और देखा, कहीं ये लड़का कोई गड़बड़ न कर दे। छोड़ो, मैं यांगयांग के पापा से इस बारे में बात करूंगी। शेंग यूशी ने अपना चेहरा छुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ ने अभी अभी उसे लेस वर्दी समझ लिया हो। लेकिन फिर भी वो समझ गया था कि अगला दरवाजा वाला पड़ोसी बहुत ही होशियार है, तभी तो उसकी बहन ने उसे चुना। शेंग यूशी की आंखों में अचानक जोश आ गया। अब तो मिलना ही पड़ेगा इस पड़ोसी से। स्कूल में क्लास 7। जैसे ही शेंग यांग अपनी क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठी, ये उसके पास आया और जोर से झुककर बोला, गॉड ऑफ स्टडीज, माफ करना, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मैथ सिखा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मैं कितना मूर्ख था। अब से तुम मेरी आइडल हो। शेंग यांग ने भौहें उठाईं और एकदम ठंडे अंदाज में बोली, ठीक है, ना कोई दिखावा, ना झूठी विनम्रता, जैसे उसके लिए ये सब आम बात हो। लग रहा था जैसे इस स्कूल में यही रिवाज है, जो टॉपर हो उसे सब आइडल कहते हैं। तो शेंग यांग ने भी वही किया, रिवाज निभाया। पास में खड़ी प्यारी सी फांग डुओ ने जल्दी से ये के और शेंग यांग के बीच आकर अपनी दोस्त की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन ये का चौंका हुआ चेहरा देखकर वो खुद हंस पड़ी। ये हमेशा उसे चिढ़ाता था, और आज पहली बार उसे कोई करारा जवाब मिला था। अब उसे असली टक्कर मिल गई थी, उसकी नई नेमेसिस। उनकी बातों को सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी जुट गए। हाँ, शेंग यांग, अब से ये तुम्हारा चेला बन गया है। बोलो उसे क्या काम करवाना है। हाँ, सही पकड़ा, ये ने खुद बोला है। अब तुम्हें मिल गया एक छोटा सा असिस्टेंट। ये न्यू स्टूडेंट तो कमाल है, मुझे तो बड़ी पसंद आ गई। शेंग यांग की उस ठीक है वाली सीधी बात से सबको लगा कि वो जमीन से जुड़ी लड़की है। कोई घमंड नहीं, बस सादगी और सीधा जवाब। अब क्लास के सब बच्चे उसके पास आने में हिचक नहीं रहे थे। पहली बार सबको ऐसा लगा जैसे वो उनकी ही तरह की है, सुलझी हुई और मजेदार। अध्याय 36, शेंग यांग की कमजोरी। स्कूल के स्टाफ रूम में आज कुछ अलग ही माहौल था। चेन लान मैडम के चारों तरफ कई टीचर्स, शिक्षक घेरा बनाकर उन्हें बधाई दे रहे थे, मानो उनकी किस्मत अचानक चमक उठी हो। मैडम चेन, आपने तो कमाल कर दिया। एक हीरे जैसी स्टूडेंट, विद्यार्थी को पकड़ लिया। हाँ, इतना तेज दिमाग, वो भी मैथमेटिक्स, गणित में। क्लास 3, कक्षा 3 की क्लास टीचर, जो पहले चेन लान को समझा रही थी कि शेंग यांग के मार्क्स को काउंट, गिनती मत करो, अब सिर झुकाकर शर्मिंदा हो रही थी। मैडम चेन, मैं बहुत छोटी सोच रखती थी, आपसे सीखना चाहिए। चेन लान थोड़ा शर्मा गई, लेकिन अंदर ही अंदर गर्व महसूस हो रहा था। अरे नहीं, मैं तो बस लकी, भाग्यशाली थी। वो स्टूडेंट तो अभी कुछ ही दिन पहले आई है। उधर ऑफिस, कार्यालय के बिल्कुल बीच में बैठी थी मेई मैडम। हमेशा चहेती टीचर मानी जाती थी, लेकिन आज उनके पास कोई नहीं था। बाकी सब उनसे दूर खड़े थे,
जैसे उन्हें पहचानते ही ना हों। वक्त किसी का नहीं होता, और इस बार वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। वो दूर खड़ी भीड़ को देखती हुई बड़बड़ाई, ये तो बस एक मैथ टेस्ट था। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स देख चुकी हूँ जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, विषय में अच्छे होते हैं, और वैसे भी बहुत से बच्चों को मैथ्स, गणित तो आता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में फिसड्डी होते हैं। उधर चेनलान मैडम थोड़ी शर्माते हुए कह रही थी, वैसे नई स्टूडेंट कोई चमत्कारी तो नहीं है। उसने खुद मुझे बताया था कि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, उसे उस पर अभी मेहनत करनी होगी। सभी टीचर्स ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत होनहार है। मैथ्स तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। अब अगर बाकी सब्जेक्ट्स पर भी मेहनत करे तो कमाल कर देगी। ली मेई ने ये सब सुना तो थोड़ी राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, उसकी भी एक कमजोरी है, नहीं तो हान जिंग्यू जैसा बच्चा क्या कम था। उधर हान जिंग्यू, जिसकी ली मेई अब भी तारीफें करते नहीं थकती थीं, क्लास 7 के बाहर से गुजर रहा था। आज उसने जानबूझकर अपनी क्लास तक का लंबा रास्ता लिया। वो एक झलक देखना चाहता था उस ट्रांसफर स्टूडेंट की, उस शेंग यांग को। वो खिड़की के पास बैठी थी, गुलाबी गालों पर एक हाथ टिकाए, किताब पढ़ती हुई। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसकी लंबी घनी पलकों की परछाई उसके गोरे चेहरे पर छा रही थी। क्या ये वही लड़की है जिसने वो मुश्किल सवाल हल कर दिया था? हान जिंग्यू के टेस्ट में 148 मार्क्स आए थे। 2 नंबर कटे थे क्योंकि एक सवाल पूरा नहीं हुआ था। उनके टीचर मिस्टर झेंग तक ने कहा था कि वो सवाल पूरा नहीं कर पाए होते। फिर इस लड़की ने कैसे कर लिया? यही सोचते सोचते वो खुद ब खुद क्लास 7 के दरवाजे तक पहुंच गया। हाय, उसने धीमे से कहा। दरवाजे पर खड़ी थी फांग डुओ। वो एकदम सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। वो ऐसे सीधे खड़ी थी जैसे कोई सैनिक हो, और उसकी मुस्कान इतनी जबरदस्ती की थी कि गालों के डिंपल भी गायब हो गए थे। फांग डुओ को अच्छे दिखने वाले लड़कों से बहुत घबराहट होती थी, और हान जिंग्यू, वो तो स्कूल के गॉड हान थे, हैंडसम, स्टाइलिश और बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे। हान जिंग्यू की आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फांग डुओ ने सोची थी, गहरी, दिल छू लेने वाली। हाय, आईड लाइक टू। वो कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन उसकी नज़र एक सेकंड के लिए किसी और दिशा में चली गई। फांग डुओ ने ये बात भी नोट की। वो तो उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। अध्याय 37। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? स्कूल क्लास 7 के बाहर फांग डुओ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हान जिंग्यू अचानक उनकी क्लास के पास आया था, और बिना कुछ कहे बस एक नज़र में चला भी गया। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर झिझकते हुए बोली, गॉड हान, आप किसे ढूंढ रहे थे? हान जिंग्यू ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और बहुत ही शांत अंदाज में कहा, कोई नहीं, मुझे भ्रम हुआ था। उसका चेहरा एकदम भावहीन था, जैसे कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था, कोई तलाश, कोई सवाल। फांग डुओ वापस क्लास में गई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। वो अपने डेस्क पर बैठते ही अपने दोस्तों से बोली, मुझे लग रहा है गॉड हान अभी अभी किसी को देख रहे थे, और शायद वो शेंग यांग थी। ओह माय गॉड, सोचो जरा, अगर वो दोनों साथ हो गए, इतने सुंदर लोग, उनके बच्चे कितने प्यारे होंगे। फांग डुओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक लड़की ने झल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नामुमकिन है। गॉड हान ने आज तक किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लिया, यहाँ तक कि शेंग युए को भी नहीं, जिसके साथ वो मैथ्स डिस्कस करता है बस। और वैसे भी शेंग यांग की हिंदी तो बहुत खराब है, गॉड हान को ऐसे लोग पसंद नहीं। हाँ, कौन जानता है, कोई और बोल पड़ा। इस बार तो शेंग यांग ने मैथ्स एग्जाम में उससे 2 नंबर ज्यादा ले लिए। अपने कॉम्पिटिटर से प्यार करना, वाह, कितना रोमांटिक है, किसी ने मजाक उड़ाया। सब लोग हंस रहे थे, जैसे ये कोई मजेदार किस्सा हो। किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए गॉड हान
मतलब हान जिंग्यू एक परफेक्ट इंसान था। शेंग यांग ने भले ही इस बार 2 नंबर ज्यादा ले लिए हों, लेकिन सब मानते थे कि ये बस एक इत्तेफाक था। वो अब भी उनके गॉड थे, जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद वो जानबूझकर हार गए होंगे, ताकि फेलियर का अनुभव भी कर सकें। कौन समझ सकता है भगवान के दिल की बात। क्लास 1 अफवाह का तूफान। लेकिन जैसे ही ये खबर क्लास 1 पहुंची, वहां तो भूचाल सा आ गया। एक लड़का हाफते हुए हान जिंग्यू के पास आया और फिर एक नज़र शेंग युए की तरफ डाली, जो अपने डेस्क पर झुकी हुई कुछ उदासी दिख रही थी। वो गुस्से से बोला, गॉड हान, क्या ये सच है? क्या आपको सच में क्लास 7 की शेंग यांग पसंद है? एक लड़की भी पीछे से बोल पड़ी, प्लीज गॉड हान, ऐसा मत करना। आप तो इतने खास हैं, इतनी छोटी सोच मत रखिए। उन्हें डर था कि कहीं उनका गॉड हान एक खूबसूरत चेहरे के जाल में ना फंस जाए। सबको लगता था, अगर हान जिंग्यू किसी दूसरी क्लास की लड़की को पसंद करने लगे, तो जैसे उनकी मेहनत किसी और के खेत में पानी डालने जैसी हो जाएगी, और वो भी क्लास 7 जैसी दुश्मन क्लास में। हान जिंग्यू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि सबकी बोलती बंद हो गई। क्या ये सच है? सबके मन में यही सवाल घूम रहा था। लेकिन तभी हान जिंग्यू की आवाज गूंजी, एकदम साफ, ठंडी और सीधी, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बस इतना ही कहा, और जैसे पूरे कमरे का बोझ उतर गया। शेंग युए ने धीरे से आंखें मलीं, सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। बाकी सभी ने चैन की सांस ली। क्लास 7 वाले तो हवा में उड़ रहे हैं, सब ड्रामा कर रहे थे। सोचते हैं एक एग्जाम जीत के दुनिया जीत ली। औसतन सिर्फ 0.2 नंबर का फर्क है। ये अफवाह तो उसी लड़की की डेस्कमेट से निकली है, अब समझ जाओ। फांग डुओ की प्रतिक्रिया। जब ये सब बातें फांग डुओ तक पहुंची, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा, फिर दर्द से कराह उठी। उफ, ये लोग तो हद कर देते हैं। उसने दांत भींचते हुए कहा, मेरे बारे में कुछ भी कह ले, बर्दाश्त है, लेकिन गॉड शेंग को बदनाम किया तो नहीं सहूंगी। कोई जाकर वीडियो क्यों नहीं चेक करता? साफ दिखेगा कि गॉड हान हमारी क्लास में आए थे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। शेंग यांग चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, फिर थोड़ा झुककर पूछ बैठी, ये हान जिंग्यू दिखता कैसा है? फांग डुओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम क्या सोचती हो कि वो सुंदर नहीं है? शेंग यांग बोली, नहीं, सुंदर तो है, लेकिन मैंने उससे भी सुंदर इंसान देखा है। चलो, किसी दिन तुम्हें मिलवाऊंगी। उसकी नज़र में एक नाम चमक रहा था, यी जुनचेंग। उससे सुंदर कोई लड़का नहीं देखा उसने, यहाँ तक कि कई लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत। फांग डुओ तो जैसे खुशी से पागल हो गई। अगर ऐसा है तो मैं उन्हें जरूर मिलवाऊंगी। सोचो जरा, उनके बच्चे कैसे लगेंगे। उफ़, सुपरस्टार से भी सुंदर। शेंग यांग मुस्कराई और फिर ब्लैक बोर्ड के पास लगे टीवी स्क्रीन की ओर देखने लगी। और हाँ, वो बोली, जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टीवी पर आने वाले इस आदमी से भी ज्यादा सुंदर है, और हान जिंग्यू से भी। अध्याय 38, उसका दिल जीतने की होड़। फांग डुओ ने शेंग यांग की नजरों की दिशा देखी और हंस पड़ी। अरे यार, इन दोनों की तुलना कैसे कर सकती हो? हान जिंग्यू तो एक इंसान है जो रोज स्कूल में दिख जाता है, लेकिन ये वाला, ये तो किसी परी लोक के राजकुमार जैसा है। दिख तो जाता है, लेकिन हाथ नहीं आता। शेंग यांग थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसके चेहरे पर जो भोली सी उलझन थी, वो भी इतनी प्यारी लग रही थी कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। क्यों? क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? बिल्कुल, फांग डुओ ने तुरंत कहा। फिर शेंग यांग की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि शेंग यांग तो बाइलवान गांव से आई है, तो शायद उसे इस मशहूर इंसान के बारे में पता नहीं होगा। फिर फांग डुओ ने थोड़ा अफसोस के साथ शेंग यांग की तरफ देखा और बड़े ही धैर्य से समझाने लगी, मेरे बहुत सारे आइडल तो फिल्मी सितारे हैं, और ये हमेशा उनका मजाक उड़ाता है कि उनमें सिर्फ खूबसूरती है, टैलेंट नहीं।
लेकिन इस इंसान की बात आते ही उसकी जुबान बंद हो जाती है। मिंग ची, डॉक्टर मिंग, वो सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिमाग से भी सुपरहिट है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर है। और तो और उसे मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड मिल चुका है, जो देश का सबसे बड़ा मेडिकल अवार्ड है। फांग डुओ तो बस मिंग ची की तारीफों के पुल बांधती चली गई। बस एक बात है, कहते हैं उसका मूड बहुत खराब रहता है, गुस्से वाला है। फिर उसने तुरंत उसका बचाव भी किया। देखो, इतना टैलेंटेड आदमी है तो थोड़ा मूडी होना भी तो नॉर्मल है ना? शेंग यांग ने थोड़े हैरानी से दोहराया। गुस्सैल है? फांग डुओ ने हंसते हुए होठों पर उंगली रखी। उसके लुक्स पर मत जाओ। उसे लगा कि शेंग यांग भी मिंग ची की सुंदरता में वैसे ही डूबी हुई है जैसे वो खुद। लेकिन शेंग यांग ने कुछ नहीं कहा। तभी उसके डेस्क की दराज में रखे फोन में वाइब्रेशन हुआ। उसने देखा, एक टेक्स्ट आया था। भेजने वाले का नाम था सिर्फ एक। शेंग यांग ने नजर डाली और जवाब टाइप किया। तुम तो अभी लाइव टीवी इंटरव्यू कर रहे हो ना? फौरन जवाब आया। हूँ। शेंग यांग, तुम मेरा इंटरव्यू देख रही हो? शेंग यांग, थोड़ा बहुत। एक, ओह, मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने मेरा इंटरव्यू देखा। शेंग यांग, तुम तो बिल्कुल दिल तोड़ने वाली लड़की हो। मेरा दिया हुआ गिफ्ट भी ठुकरा दिया और अब तो बात भी नहीं करती। टीवी स्क्रीन पर मिंग ची बड़े सीरियस और प्रोफेशनल लहजे में सवालों के जवाब दे रहा था। एकदम पत्थर जैसा चेहरा। कौन कहेगा कि वो इस वक्त नीचे छुपकर मैसेज भी कर रहा है, और वो भी ऐसी टोन में जैसे कोई नाराज बीवी हो। शेंग यांग समझ गई कि वो पियानो की बात कर रहा है जो उसने गिफ्ट में भेजा था। शुक्र है कि उसने मना कर दिया था, वरना घरवालों को शक हो जाता। थोड़ी देर बाद जब शेंग यांग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मिंग ची के मैसेज एक के बाद एक आने लगे। मुझे तुम्हारे स्कूल का पता है। क्या मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर सकता हूँ? उसकी टोन इतनी नर्म थी कि यकीन ही नहीं होता कि ये वही गुस्सैल सुपरस्टार डॉक्टर है। शेंग यांग ने अब तक कुछ जवाब नहीं दिया था, बल्कि फांग डुओ की तरफ मुड़ी और पूछा, अगर एक दिन मिंग ची तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगी? फांग डुओ ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखे, जैसे सपना देख रही हो। मैं तो एक्साइटमेंट में ब्लड प्रेशर से ही बेहोश हो जाऊंगी। बेहोश? शेंग यांग ने बिना एक पल गवाए मिंग ची को रिप्लाई किया। तुम मेरे स्कूल मत आना। मिंग ची के दिल पर जैसे चोट लगी हो। कुछ दिन बाद, मौसम अब पतझड़ का था। पेड़ की पत्तियां सुनहरी हो चुकी थी। एक खूबसूरत सा आदमी एक सिकोमोर के पेड़ के नीचे शांति से बैठा था। उसका चेहरा इतना परफेक्ट था, मानो इंसानों से परे कोई स्वर्गिक मूर्ति हो। उसके लंबे पतले उंगलियों के बीच एक किताब थी, जिसे वो ध्यान से पढ़ रहा था। तभी उसकी भौहें सिकुड़ी। कोई दीवार फांद कर अंदर आ रहा था। गाओ फेंग ने भी ये महसूस किया, लेकिन यी जूनचेंग ने धीरे से एक उंगली उठाकर उसे इशारा किया। रुको, अभी कुछ मत करना। अध्याय 39। भेड़ की रखवाली के लिए भेड़िए को लगा दिया। एक लंबा चौड़ा लड़का तेजी से सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ही हो यी जूनचेंग? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे यी जूनचेंग ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे उसे बहुत चिढ़ हुई हो। यी जूनचेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें उठाईं और सामने देखता ही समझ गया कि ये लड़का शायद शेंग यांग का ही कोई रिश्तेदार है। उसे शक हुआ, ये जरूर उसका भाई होगा। वो एकदम आराम से, बिना किसी घबराहट के मुस्कुराता रहा। शेंग यूशी चौंक गया। मम्मी ने तो बस इतना कहा था कि नया पड़ोसी आया है, पर ये नहीं बताया था कि वो इतना हैंडसम है। हाँ, यी जूनचेंग ने पलकें झपकाई और उसकी आंखों में हल्की चमक दौड़ गई। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे शेंग यूशी के गुस्से की परवाह ही ना हो। शेंग यूशी फिर से चौंका। ये इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या इसे दिख नहीं रहा कि मैं उससे नाराज हूँ? मैं शेंग यांग का तीसरा भाई हूँ। शेंग यूशी ने पत्थर की मेज पर जोर से हाथ मारा, जैसे अपनी बात में दम दिखाना चाहता हो। बैठिए, एक कप चाय लीजिए। ये जूनचेंग ने कहा ही था कि पेड़ के पीछे से गाओ फेंग निकला
और उसने शेंग यूशी के लिए 1 कप चाय डाल दी। शेंग यूशी अवाक रह गया। ये आदमी कब से पेड़ के पीछे खड़ा था? मुझे पता तक नहीं चला। उसे एक अजीब सी ठंडक अपने शरीर में महसूस हुई, लेकिन सामने वाला इतना शालीन था कि शेंग यूशी मजबूरी में बैठ गया। और फिर उसकी हालत और खराब तब हुई जब उसने देखा यी जुनचेंग वही दस्तावेज पढ़ रहा था जो उसकी बहन पढ़ती थी, और वो एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। उसने गुस्से में चाय का एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा पड़ा। अरे, ये चाय तो बहुत टेस्टी है। उसके दादाजी अक्सर उसे चाय पिलाते थे, लेकिन उसे कभी चाय पसंद नहीं आई। न उसका स्वाद समझ आता था, न उसकी मिठास या कड़वाहट, लेकिन आज की चाय कुछ और ही थी। जैसे ही वो चाय मुंह में गई, मीठे स्वाद ने उसके जायके को झंझना दिया, जैसे मुंह में मिठास के पटाखे फूट पड़े हों। वो चुपचाप पूरी चाय पी गया। गाओ फेंग ने फिर से प्याला भर दिया। यी जुनचेंग ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाकर शेंग यूशी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये स्वीट प्लम टी है। जाते वक्त अंकल, आंटी और शेंग यांग के लिए भी थोड़ा पैक करवा लेना। शेंग यूशी तो लगातार चाय के घूंट ले रहा था, पर ये सुनकर वो चौंका और चाय का प्याला लगभग गिरा ही देता। नहीं, नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। उसे अब अपनी असल मंशा याद आई। तुम मेरी बहन के ट्यूटर बनने वाले हो? उसने तेजी से कहा। मैं खुद उसकी पढ़ाई करवा सकता हूँ। किसी और की जरूरत नहीं है। यी जुनचेंग ने धीरे से नजरें उठाईं और शांत स्वर में कहा, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। उसके लहजे में कोई घमंड या टक्कर नहीं थी, बस सच्ची बात। बिल्कुल, शेंग यूशी ने अपने सीने पर हाथ मारा। गाओ फेंग एक कोने में खड़ा बस देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मास्टर ने फिर अपना पुराना जादू चला दिया। शेंग परिवार का ये छोटा शेर भी अब इनके जाल में फंस गया। उधर, जैसे ही कांग वेझेन ऑफिस से घर लौटीं, उन्होंने देखा कि वही जाना पहचाना, बेहद हैंडसम चेहरा सामने खड़ा है। मास्टर ही? वो चौंक गईं। नमस्ते आंटी, मुझे सिर्फ जुनचेंग कहिए। यी जुनचेंग की आवाज इतनी मधुर और विनम्र थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। मम्मी, शेंग यूशी ने खुश होकर कहा, ये मेरे दोस्त हैं, यी जुनचेंग। कांग वेझेन ने मुस्कुराकर यी जुनचेंग को देखा, फिर शेंग यूशी को धीरे से किनारे ले गईं। ये तो हमारे नए पड़ोसी हैं ना? अब दोस्त कब बन गए? शेंग यूशी ने सीना तानते हुए कहा, आज उनसे मिलने गया था। खूब बातें हुईं। अब हम दोनों मिलकर बहन को ट्यूटर करेंगे। वो दोनों हाथों में 2 टी के डिब्बे उठाए हुए था और चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। अगले अध्याय में देखिए, जब शेंग यांग को पता चलेगा कि उसका भाई उसी खतरनाक पड़ोसी से मिल गया है जिससे वो दूरी बनाकर रख रही थी। तो क्या होगा? अध्याय 40, वो जरूर जीतेगी। कांग वेझेन ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। शेंग यूशी ने तो अपनी बहन को बस 2 पॉट चाय के बदले बेच दिया, और उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी डील कर ली हो। बिल्कुल बेवकूफ है ये लड़का, उन्होंने मन ही मन खुद को कोसा। बेचारा बच्चा, उसे तो लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन जब उसने अपनी माँ के चेहरे पर गुस्से की परछाई देखी, तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। हालांकि कांग वेझेन उस वक्त गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि यी जुनचेंग अभी भी सामने खड़ा था। शेंग यूशी थोड़ा काँप गया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि उसकी माँ नाराज क्यों है। ये तो बहन का फैसला था। अब हम दोनों, यानी मैं और यी जुनचेंग मिलकर उसे पढ़ाएंगे। इसमें बुरा क्या है? उसे सच में ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद शेंग यांग घर लौटी। यी जुनचेंग ने बड़ी शालीनता से मुस्कुराकर कहा, आंटी, क्षमा कीजिए, अब हम स्टडी रूम में जा रहे हैं। कांग वेझेन ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, ठीक है। उनका चेहरा उस वक्त एक दयालु, प्यारी माँ जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर गए और आंखों से ओझल हुए, कांग वेझेन का चेहरा एकदम गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने सीधा उंगली उठाकर शेंग यूशी पर चिल्लाया,
तू पक्का बेवकूफ है। वो पैर पटक पटकर गुस्से में जमीन कूटने लगी। ये तो सीधा सीधा भेड़ की रखवाली के लिए भेड़िए को बैठा देना हुआ। शेंग यूशी घबरा गया। मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा हो गई? उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि गलती क्या हुई है। कांग वेइझेन ने माथा पकड़ लिया। अब जब सब हो ही गया है तो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद यान सिटी हाई स्कूल का प्लेग्राउंड। सुबह की एक्सरसाइज के बाद सारे बच्चे टुकड़ों में लौट रहे थे। कोई 3 के ग्रुप में, कोई 4 के। शेंग युए और लो शू एक साथ चल रही थी। हालांकि दोनों अब भी अक्सर साथ दिखती थीं, पर पहले जैसी नजदीकी अब नहीं रही थी। कुछ तो बदल गया था। बातों में दूरी थी, मन में शक और तुलना। तभी पीछे से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई दी। स्कूल सेलिब्रेशन आने वाला है ना? हाँ, मैंने शेंग युए को देखा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी उस बारे में बात करने। हर साल गॉड हान उसके साथ म्यूजिक परफॉर्म करता है। वो पियानो बजाती है और वो वायलिन। कितनी किस्मत वाली है। अरे, स्कूल में और भी लोग हैं जो उससे अच्छा पियानो बजाते हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं है, या उनके ग्रेड अच्छे नहीं होते। तो शायद इस बार भी वही परफॉर्म करेगी। क्या इस बार भी वही होस्ट बनेगी? हर बार वही चेहरा देख देख कर थक गए हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि क्लास 7 की टीचर चाहती है कि उनकी नई ट्रांसफर स्टूडेंट होस्ट बने। वो बहुत सुंदर और पॉपुलर है। हो सकता है इस बार शेंग युए ना बने। लो शू ने देखा कि ये सब सुनकर शेंग युए का चेहरा एकदम बुझ गया है। वो चुपचाप चलती जा रही थी, कुछ बोले बिना। लो शू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, युए युए, दिल पर मत लो, सब ठीक है। लेकिन शेंग युए ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से आगे निकल गई। लो शू को बहुत बुरा लगा। मेरे घर की हालत भी शेंग युए जैसी ही है, फिर भी पिछले 2 सालों से मैं बस उसकी चेले जैसी बनकर रही हूँ, और अब वो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रही है। लेकिन दोपहर में एक बड़ी खबर आई। स्कूल सेलिब्रेशन की होस्ट वही होगी, शेंग युए। पूरी क्लास ने उसे बधाई दी। मैथ का टेस्ट तो एक इत्तिफाक था, लेकिन शेंग युए तो अब भी हमारी गॉडेस है। हर साल की होस्ट वही होती है, और परफॉर्मेंस भी बेमिसाल होती है। मैं तो अब भी वो गाउन नहीं भूल सकती जो तूने पिछले साल पहना था सेलिब्रेशन में। क्या लुक था। शेंग युए ने अब उदासी छोड़कर हल्की सी शालीन मुस्कान दी और बोली, अरे नहीं, आप लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हो। अभी तो फैसला भी नहीं हुआ। बात करना जल्दी है। लेकिन उसकी बेंचमेट लो शू ने देख लिया। वो तो पिछले सालों की होस्ट स्क्रिप्ट पहले से पढ़ रही थी। और फिर जैसे ही दूसरी क्लास खत्म हुई, स्कूल सेलिब्रेशन की जिम्मेदार टीचर खुद शेंग युए के पास आ गई। बाकी स्टूडेंट्स को कोई हैरानी नहीं हुई। सबको पता था, इस बार भी वही होस्ट बनेगी। आगे देखिए, जब शेंग यांग को स्कूल सेलिब्रेशन में मौका मिलने की बात होती है, तब क्या वो पुराने धरे को तोड़ पाएगी? सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।